सो दोस्तों, प्रीलिम्स 2025 बहुत करीब आ चुका है और अब समय आ गया है खुद को परखने का, खुद को टेस्ट करने का। और इसीलिए हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं उन पर बेस्ड एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे। इनके वाया हम अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक करेंगे। इसी के साथ साथ में हम देखेंगे कि कौन से एरियाज हैं जहां पे हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनको रिवाइज करने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड यस, आपको पता है, अगर आपको सेशन पसंद आता है, यू हैव टू लाइक द सेशन एंड शेयर इट विद दी फेलो एस्पायरेंट्स। इट रियली मोटिवेट्स। बाकी एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आपके लिए और फिर हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। अगर आप प्रीलिम्स 2025 को अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको सपोर्ट की जरूरत है, आपको लगता है कि कोई आपको टाइम बाउंड मैनर में जितने भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करवा दे, याद करवा दे, तो आप रैपिड रिविजन प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 24 मार्च से शुरू हो रहे हैं। और आप यहां पर देखेंगे, यहां पे आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको टाइम बाउंड मैनर में हम कवर कर रहे हैं। काफी इफेक्टिव प्रोग्राम है, टॉपर्स इसके लिए वाउच करते हैं। बाकी रैपिड 500 ये कूपन कोड यूज कर लीजिएगा इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए। टोल फ्री नंबर पे कॉल करके या sleepy.classes@gmail.com पर लिखकर आप फर्दर डिटेल्स हमारी टीम से पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबसाइट से भी आप इस पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। ये बेसिकली 2 कॉलम पेयर बेस्ड क्वेश्चन है। पेयर अगर हम देखें तो आप देखोगे कि आपका जो फर्स्ट कॉलम है उसमें बेसिकली आपको कुछ प्लान्स दिए हैं, जैसे कि ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन, वेविल प्लान, कैबिनेट मिशन। दूसरी तरफ इनके जो की प्रोविजंस है वो दिए गए हैं। आपको बताना है हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन अबोव इज और आर करेक्टली मैच्ड, यानी इनमें से कितने सही तरीके से मिलाए गए हैं। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या ऑल 4। अब वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दें। आप ये भी बता सकते हैं कि आप हिस्ट्री के किस और टॉपिक पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो भी हम आपके लिए ला सकते हैं। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आप यहां पे देखेंगे, फर्स्ट है दी ऑगस्ट ऑफर, जिसको हम लिनलिथगो ऑफर ऑफ 1940 के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो आप यहां पे क्या देखेंगे कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है और इस समय कांग्रेस जो है वो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के सामने 2 कंडीशंस को रखती है। कहती है हम ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स को सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये कंडीशनल होगा अगर आप 2 कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। कौन कौन सी? एक, इमीडिएटली सब्सटेंशियल पावर इंडियन मिनिस्टर्स के हाथ में ट्रांसफर कर दिया जाए, जैसे कि डिफेंस, फाइनेंशियल मैटर्स एटसेट्रा। और इसी के साथ साथ में प्रॉमिस कीजिए कि पोस्ट वॉर आप एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट करोगे जो फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करेगी। इनिशियली ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज वेरी रिलेक्टेंट, है ना, टू गिव एनी काइंड ऑफ कंसेशन टू इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन लीडर्स। लेकिन 1940 आते आते आप देखोगे कि एलाइड पावर्स जो हैं उनकी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी। जर्मनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, जो ब्रिटेन, फ्रांस के लिए ट्रबल बनता जा रहा था। और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह डर सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो इंडिया के अंदर एक मास मूवमेंट ब्रेकआउट हो जाए तो उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। किसकी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो इसीलिए उस टाइम पे जो वाइसरॉय हैं लिनलिथगो, उनके द्वारा इंडियन लीडर्स को एक ऑफर दिया गया जिसे हम लिनलिथगो ऑफर ऑफ 1940, या क्योंकि ये अगस्त 1940 के मंथ में ऑफर किया गया था तो इसे हम अगस्त ऑफर ऑफ 1940 भी कहते हैं। इसमें काफी सारे प्रोविजंस हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा पोस्ट द सेशन। लेकिन यहां पर जो की प्रोविजन है वो एक ये था कि कांग्रेस की जो लॉन्ग टाइम से डिमांड थी कि आप एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट करो जो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करे, इससे एक्सेप्ट कर लिया गया। सो फॉर द फर्स्ट टाइम द कांग्रेस डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एक्सेप्टेड। ये बिल्कुल सही बात है जहां तक ऑगस्ट ऑफर या लिनलिथगो ऑफर की बात है। अब आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है कि हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने ऑगस्ट ऑफर या लिनलिथगो ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। ऐसा क्यों? अगर मैं कांग्रेस की तरफ से बात करूं तो कुछ प्रोविजंस जो अगस्त ऑफर में थे, जैसे कि डोमिनियन स्टेटस, अभी भी फ्री इंडिया की डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसमें मेनली इंडियंस होंगे, नॉट ऑल इंडियंस, है ना, ये भी दिक्कत थी। इसके अलावा कहा गया कि माइनॉरिटीज को ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी मुस्लिम लीग को वीटो दिया गया। गवर्नर जनरल के पावर इंटैक्ट थे। तो इनको लेकर के कांग्रेस के जो लीडर्स हैं या इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसको काफी दिक्कतें थी और अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया। अब आप क्या देखेंगे कि इसके बाद में जो एक मेजर डेवलपमेंट होता है वो है आपका क्रिप्स मिशन ऑफ 1942।
जो कि आपका सेकेंड पेयर है। अगर हम क्रिप्स मिशन की बात करें जो कि आपका मार्च 1942 में भारत पहुंचा, तो आप यहां पर क्या देखेंगे कि अब सिचुएशन काफी बदल चुकी थी। यूएस और यूएसएसआर जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ज्वाइन कर चुके थे बिकॉज ऑफ द एग्रेशन ऑफ जापान एंड जर्मनी रिस्पेक्टिवली। और आप देखेंगे कि जापान जो है वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया को ऑक्यूपाई करते हुए हमारे नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स पर खड़ा था। जापान ने बर्मा को भी ऑक्यूपाई कर लिया था जो ब्रिटिश कॉलोनी थी। किसी भी टाइम पर जापानीज जो है वो इंडिया पर अटैक कर सकते थे, और अगर ऐसा होता है तो इंडिया के सपोर्ट की बहुत जरूरत थी, इंडियन लीडर्स के सपोर्ट की बहुत जरूरत थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और इसीलिए इस टाइम पर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो लेबर पार्टी से आते थे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लीडर थे और ब्रिटिश वॉर कैबिनेट के मेंबर थे, इंडिया के इंडिपेंडेंस को इन जनरल सपोर्ट करते थे, इन्हें भारत भेजा गया विद अ ऑफर। क्रिप्स मिशन जो है, अगर हम इसकी बात करें तो आप यहां पर क्या देखेंगे कि क्रिप्स मिशन में डोमिनियन स्टेटस की डिमांड को ही एक्सेप्ट किया गया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस को यहां पर भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को रीइटरेट किया गया और कहा गया कि इट विल बी मेड अप ऑफ सोनली इंडियंस, केवल इंडियन मेंबर्स होंगे रेदर देन मेनली इंडियंस। बट क्रिप्स मिशन में जैसे कि प्रोविंसेस को सिसीड करने की जो परमिशन दी गई थी, है ना, इन सब को लेकर के, या जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके मेंबर्स जो है वो नॉमिनेटेड होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इन सब बातों को लेकर के बात जो है वो बिगड़ गई। अब यहां पर आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि क्रिप्स मिशन में भी जो गवर्नर जनरल हैं उनके पावर्स इंटैक्ट थे। गवर्नर जनरल के जो पावर्स हैं वो इंटैक्ट थे एंड डिफेंस ऑफ इंडिया जो है वो अभी भी ब्रिटिश हाथ में था। तो यहां पर गवर्नर जनरल अपने वीटो को मिनिस्टर्स की एडवाइस पर यूज करेंगे, ये प्रोविजन बिल्कुल गलत है। पेयर 2 इज इनकरेक्ट। वेवेल प्लान की बात करते हैं। आप देखेंगे कि जून 1945 आते आते यूरोप के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, और हम यहां पर क्या देखते हैं कि उस टाइम पर जो वाइसरॉय थे वेवेल, उनके द्वारा शिमला में एक कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया जहां पे डिफरेंट पार्टीज के लीडर्स जो है वो प्रेजेंट थे। और वेवेल प्लान जो है ये बेसिकली इंटरिम गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में था कि जब तक नए इलेक्शंस नहीं होते तब तक जो अंतरिम सरकार या इंटरिम गवर्नमेंट है उसका फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाए। तो आप देखोगे कि यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का कोई लेना देना ही नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो पेयर बी और पेयर 3 जो है वो इंटरचेंज्ड है। सो वेवेल प्लान में यह कहा गया था कि गवर्नर जनरल जो हैं वो अपने वीटो पावर को जो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके एडवाइस पर यूज करेंगे। ये वेवेल प्लान की बात है, नॉट क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में गवर्नर जनरल के पावर इंटैक्ट थे। नेक्स्ट कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करें तो आप यहां पर क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि 1945 के एंड एंड 1946 में माहौल में काफी ज्यादा गर्मा गर्मी थी। देयर वाज अपसर्ज ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, है ना, बिकॉज ऑफ द INA ट्रायल्स और द रेड फोर्ट ट्रायल्स, एंड देन on 18th Feb 1946 the Rin Mutiny broke out, right? HMIS तलवार। इसके चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक क्लियर इंडिकेशन मिल चुका था कि नाउ देयर इज अ टाइम टू रैप अप। अब टाइम आ चुका है, हमें जितना जल्दी हो सके यहां से है ना बाहर निकलना होगा इंडियंस को पावर ट्रांसफर करके। और इसीलिए कैबिनेट मिशन जो है उसे अनाउंस किया गया। ये मार्च 1946 में भारत पहुंचा, मई 1946 तक इसने अपना प्लान अनाउंस किया। और आप यहां पे देखेंगे यहां पे कोई रीजनल यूनियन की बात नहीं हुई थी, यहां पे एक सिंगल इंडियन यूनियन की बात हुई थी, सिंगल इंडियन यूनियन। और क्या कहा गया कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेचर है, बेसिकली वो 3 लेवल्स पे काम करेगी। एक आपका प्रोविंशियल लेवल, फिर कुछ प्रोविंसेस को मिलाकर के सेक्शनल लेवल होगा, और फिर आप यहां पे देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। लेकिन एक सिंगल यूनियन की बात हुई थी, कोई रीजनल यूनियंस की बात यहां पर ऐसा नहीं हुई थी। तो आपका पेयर 4 भी इनकरेक्ट है, इसीलिए आपका आंसर है ए ओनली 1। बताइएगा आप में से कितने लोगों का ये क्वेश्चन करेक्ट हुआ। बाकी आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट, एंड आप टेलीग्राम से PDF को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, एंड इट इज विद रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया और द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट पीरियड, राइट। तो यहां पर आप क्या देखेंगे कि रेलवेज की बात हुई है विद रेफरेंस टू डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से
कौन सा स्टेटमेंट या कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो रेलवे कंपनीज हैं उनको ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, फ्री लैंड ग्रांट्स दी गई थी, एंड दूसरा उनको एक गारंटेड मिनिमल रिटर्न प्रॉमिस किया गया था ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि 1869 से पहले पहले जो रेलवेज हैं दे वर बिल्ट बाय द प्राइवेट एंटरप्राइजेस और कंपनीज, बट उसके बाद में द रेलवेज वर डेवलप्ड एज स्टेट एंटरप्राइजेस। आप वीडियो को पॉज करके अगेन अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, विच इज विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अगर हम रेलवेज की बात करें तो आप देखते हैं कि रेलवेज का डेवलपमेंट इंडिया के अंदर बेसिकली 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में शुरू हुआ। आप सबको पता है 1853 में मुंबई से थाने फर्स्ट पैसेंजर रेलवे ट्रेन जो है उसको रन किया गया, राइट। अब आप यहां पर क्या देखेंगे कि रेलवेज को डेवलप करने के पीछे ब्रिटिशर्स जो है उनके कई सारे मोटिव थे, जैसे कि उनका कमर्शियल मोटिव था, है ना, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव मोटिव था, इसके अलावा आप यहां पर क्या देखेंगे, डिफेंस या मिलिट्री मोटिव भी था, राइट। और आप देखेंगे इनिशियली रेलवेज जो हैं दे वर डेवलप्ड बाय बेसिकली द प्राइवेट एंटरप्राइजेस। और ये जो प्राइवेट रेलवे कंपनीज हैं ये बेसिकली जॉइंट स्टॉक कंपनीज थी, और यहां पर इन्वेस्ट किया था ब्रिटेन के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, है ना, ब्रिटेन के जो उद्योगपति हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, उन लोगों ने। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि ब्रिटेन के मैन्युफैक्चरर्स को ये बहुत ही क्लियरली नजर आ रहा था कि अगर रेलवेज का एक्सपांशन होता है तो वो इंडिया को ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट कर पाएंगे एज अ कॉलोनी। वो अपने फिनिश्ड गुड्स को रिमोट एरियाज में पहुंचा पाएंगे और जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको वहां से कलेक्ट कर पाएंगे, विच वॉज बेसिकली फ्यूल फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। इसके अलावा आप देखोगे कि इन्वेस्टर्स के लिए ये एक सेफ रूट थी फॉर इन्वेस्टमेंट। तो आप क्या देखेंगे कि इनिशियली इंडिया में रेलवेज का जो डेवलपमेंट हुआ वो प्राइवेट कंपनीज के द्वारा किया गया, और इन प्राइवेट कंपनीज को इंसेंटिवाइज करने के लिए जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट है, बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी है, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो है ना, जो लॉर्ड डेलहाउसी हैं, उनके द्वारा गारंटेड स्कीम में मिनिमम रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस किया गया था। कहा गया आप जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे उसका 5% हम आपको एज इंटरेस्ट मिनिमम गारंटी देते हैं, और साथ ही साथ में दे वर ऑल्सो ग्रांटेड फ्री लैंड्स। So they were granted free lands and they were promised under the guarantee scheme minimal 5% return on their investment, right? तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो आप यहां पे देखेंगे कि बिल्कुल जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप देखें तो 1850 से लेके 1869 तक जो इंडियन रेलवेज हैं दे वर डेवलप्ड बाय द प्राइवेट कंपनीज एज और they were developed by the private enterprises। बट आप क्या देखोगे ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं इनको एक the land was granted for free and secondly minimal return was promised, 5% return on their capital investment। तो यहां पे आप देखोगे कि ये जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस है ये इतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहे थे, और इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब रेलवेज जो है उन्हें एज स्टेट एंटरप्राइज डेवलप किया जाएगा। लेकिन आप यहां पर क्या देखेंगे, आप यहां पे देखेंगे कि एक और मेजर चेंज आता है आफ्टर 1880। सरकार को लगा कि यहां पे स्टेट एंटरप्राइजेस की भी जरूरत है और प्राइवेट एंटरप्राइजेस की भी। सो नाउ आफ्टर 1880s द रेलवेज वर जॉइंटली डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट एंटरप्राइजेस। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना। तो आपका आंसर क्या हुआ यहां पर? ओनली वन इज करेक्ट, ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू उलगुलन और द मुंडा रिबेलियन ऑफ 1889-1900। सो लास्ट ईयर अगर हम बात करें बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी का 150th ईयर था, है ना। तो इसीलिए बिरसा मुंडा आपकी पर्सनैलिटीज में काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको मुंडा रिबेलियन को अच्छे से कवर करना है एंड बिरसा मुंडा को भी।
यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ द अबोव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4। क्या क्या है स्टेटमेंट्स? यहाँ पे कहा गया है कि उलगुलन का जो इमीडिएट कॉज है वो था इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इन दी मुंडा डोमिनेटेड एरियाज। उलगुलन का जो मेन एजेंडा था वो था जमींदारी सिस्टम को खत्म करना और खूंट कटी लैंड राइट्स जो है उनको रीस्टोर करना। सो खूंट कटी इज बेसिकली द कीवर्ड, आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1908 वाज अ डायरेक्ट आउटकम और रिजल्ट ऑफ द उलगुलन और लेगेसी ऑफ द उलगुलन। एंड फोर्थ स्टेटमेंट में ये लिखा गया है कि 2000 से सरकार जनजातीय गौरव दिवस जो है उसे मनाती आ रही है। आपको बताना है कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4। कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दें। अब इसको डिस्कस करते हैं। तो आप यहां पे क्या देखेंगे, अगर हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की बात करें तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, इनिशियली इन द एरियाज ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। आप यहां पर देखेंगे कि आगे चल के इसको जो छोटा नागपुर एरिया है जहां पे मुंडास बड़ी संख्या में पाए जाते थे वहां पर भी इंट्रोड्यूस किया गया। और ये जो नया टाइप का लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है, इट बेसिकली इंटरफेयर्ड विद द ट्रेडिशनल लैंड होल्डिंग राइट्स ऑफ द मुंडा ट्राइब्समैन। क्या था, आप यहां पे देखोगे कि जो मुंडास हैं यहां पर ट्रेडिशन था ऑफ कम्युनिटी लैंड होल्डिंग, कम्युनिटी लैंड होल्डिंग अंडर दी खूंट कटी सिस्टम। अब ये खूंट कटी सिस्टम क्या होता है? तो बेसिकली खूंट कटी का मतलब है दी ओरिजिनल क्लियरर्स ऑफ द फॉरेस्ट एरिया। तो जिन लोगों ने इनिशियली फॉरेस्ट को क्लियर किया है, एक्सक्यूज मी, जिन लोगों ने इनिशियली फॉरेस्ट को क्लियर किया है और अपने सेटलमेंट्स को एस्टेब्लिश किया है, द लैंड बिलोंग्स टू दोज। सो आप देखेंगे कि जो मुंडा ट्राइब्समैन है जो बेसिकली आपके छोटा नागपुर वाले एरिया में पाए जाते थे, दे यूज्ड टू फॉलो ट्रेडिशनली कम्युनिटी लैंड होल्डिंग प्रैक्टिस, है ना। सो द लैंड बिलोंग टू द एंटायर कम्युनिटी रेदर देन टू इंडिविजुअल्स और हैविंग प्राइवेट ओनरशिप। ये चला आ रहा था। जब ब्रिटिशर्स ने यहां पे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम या जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया तो जमींदार जो है उनको मुंडा लैंड की ओनरशिप दे दी गई। प्राइवेट ओनरशिप के कॉन्सेप्ट को यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया एंड द मुंडास बेसिकली लॉस्ट देयर लैंड राइट्स, क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे टू प्रूव देयर ओनरशिप ऑफ द लैंड दैट दे हैड बीन कल्टिवेटिंग एंड द एरिया इन विच दे वर सेटल्ड फॉर ईयर्स नाउ। और आप यहां देखेंगे कि इसीलिए आपका स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल सही है। मुंडा रिबेलियन या उलगुलन ऑफ आपका 1899 या 1900, जिसको बिरसा मुंडा, जिनको मुंडा ट्राइब्समैन धरती अब्बा कहते हैं, है ना, गॉड की तरह ट्रीट करते हैं, ये स्टार्ट होता है एंड इट वाज बेसिकली अगेंस्ट द इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रिटिश इन द ट्रेडिशनल लैंड होल्डिंग राइट्स ऑफ द मुंडा ट्राइब्समैन in their खूंट कटी system, and it was against the permanent settlement system, the zamindari system, and they basically wanted to restore the खूंट कटी land rights. They wanted to establish Munda Raj in the Chota Nagpur area and expel the British from this area or region. तो आप देखेंगे फर्स्ट सेकंड बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे देखेंगे कि बिरसा मुंडा डाइड यंग इन ब्रिटिश कस्टडी, बट इसके बाद में 1908 में ब्रिटिश गवर्नमेंट छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के साथ आती है जो अभी भी इफेक्टिव है इस एरिया के अंदर और ट्राइब्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। सो बेसिकली छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट इज द लेगेसी ऑफ द उलगुलन और द मुंडा रेबेलियन ऑफ 1899-1900। क्या था ये छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट? छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में कहा गया कि लैंड रिकॉर्ड्स को आप मेंटेन करेंगे, है ना, आप इन्हें प्रिजर्व करेंगे और इसी के साथ साथ में यहाँ पे मुंडा खूंट कटी सिस्टम जो है उसको भी रिकॉग्नाइज किया गया कि मुंडास का जो ट्रेडिशन है ऑफ कम्युनिटी लैंड होल्डिंग, इट शुड बी अपहोल्डेड, इट शुड बी प्रोटेक्टेड। और कहा गया कि ट्राइब्समैन से एक नॉन ट्राइबल को लैंड ट्रांसफर जो है उस पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए सो दैट द ट्राइबल्स आर नॉट डिसीव्ड एंड
जो जमींदार्स हैं, जो डिक्कूज हैं, जो आउटसाइडर्स हैं, वो चालाकी से ट्राइबल्स का लैंड जो है उसको ना हथिया लें, उसको ऑक्यूपाई ना कर लें। सो थर्ड भी करेक्ट है। जनजातीय गौरव दिवस की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 15th नवंबर ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा और धरती अब्बा, द लीडर ऑफ द उलगुलन और मुंडा रेबेलियन ऑफ 1899-1900। लेकिन इसको स्टार्ट 2000 में नहीं किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था 2021 में एज पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव, टू बेसिकली ऑनर बिरसा मुंडा's legacy and recognize the sacrifice of the tribal leaders in the freedom struggle। तो आप यहां देखेंगे, यहां पे ईयर गलत दिया गया है, आपके 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, सो योर आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देखेंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को लास्ट ईयर एक सेंचुरी पूरी हो गई है, राइट? 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू हुआ था and it has completed 100 years last year in 2024. So this becomes important for your prelims exam. In any ways, socio-religious reform movement एक key theme है as far as UPSC exam is concerned. हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कि हाउ मेनी, कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो पहली सेल्फ रिस्पेक्ट कॉन्फ्रेंस है वो चेंगलपट्टू में ऑर्गेनाइज की गई थी 1929। यहां पर लिखा गया है कि जो जस्टिस पार्टी फॉर्म की गई वो बेसिकली सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का रिजल्ट थी, एंड जस्टिस पार्टी जो है इट वर्कड फॉर द राइट्स ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स इन द सेकुलर एरिना, जॉब्स वगैरह में उनके राइट्स के लिए फाइट कर रही थी, किसके? नॉन ब्राह्मण्स के। सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस वर लीगलाइज्ड इन तमिलनाडु इन 1928। फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आप यहां पर क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि 1925 में ईवी रामास्वामी नाइकर, जिनको हम पेरियार के नाम से भी जानते हैं, जो द्रविड़ मूवमेंट के लीडर रहे, है ना, पेरियार, उनके द्वारा कांग्रेस से रेजिग्नेशन दे दिया गया और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है उसकी शुरुआत की गई। बेसिकली अगर हम सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की बात करें तो इस मूवमेंट का क्या एम था? इट वाज बेसिकली फाइटिंग अगेंस्ट द सोशल हायरार्कीज, द ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, इट वाज फाइटिंग अगेंस्ट द कास्ट बेस्ड discrimination, excuse me, the caste based discrimination, and also it was basically against the discrimination against the females. So it was for women rights, right? अब आप यहां पे देखोगे कि जो फर्स्ट सेल्फ रिस्पेक्ट कॉन्फ्रेंस है इट वाज यस ऑर्गेनाइज्ड इन चेंगलपट्टू इन 1929, और यहाँ पे बहुत सारे रेजोल्यूशंस पास किए गए जो बेसिकली सोशल हायरार्की के, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के अगेंस्ट थे, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थे, they were for equality of all beings, and yes they were for the rights of the females। ठीक है, चलो दूसरा अगर आप यहाँ पे स्टेटमेंट देखें तो ये आपका इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जस्टिस पार्टी, जिसको साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन के नाम से जाना जाता है, इसकी फाउंडेशन 1916 में ही रख दी गई थी। सो साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन या जस्टिस पार्टी जो है उसकी फाउंडेशन को 1916 में रखा गया था इन तमिलनाडु। और इस पार्टी को या फेडरेशन को फॉर्म करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था? इट वाज टू सिक्योर दी सेक्युलर राइट्स, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में, पब्लिक प्लेसेस के एक्सेस में, टू सिक्योर सेक्युलर राइट्स ऑफ द नॉन ब्राह्मण कास्ट इन तमिलनाडु। ठीक है, तो यस जस्टिस पार्टी के रिस्पेक्ट में जो सेकंड पार्ट दिया है वो बिल्कुल सही है, बट जस्टिस पार्टी वाज फॉर्म्ड अर्लियर देन दी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ठीक है,
सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस की अगर हम बात करें तो दे वर नॉट लीगलाइज्ड इन 1928, ये भी इनकरेक्ट है आपका. मच लेटर व्हेन द डीएमके वाज इन पावर, post independence, the self respect marriages were legalized via the Hindu Marriage Madras Amendment Act of 1967. तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं, आप यहां पर देख रहे हैं कि आपके जो दो स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट सेकंड एंड स्टेटमेंट थर्ड, दे आर इनकरेक्ट. ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट. दिस मेक्स ए एज आवर आंसर. लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बताते रहिएगा आपको सेशन कैसा लग रहा है. द लिमिटेशन लॉ which was passed by the British in 1859 addressed which of the following issues. तो बेसिकली लिमिटेशन लॉ ऑफ 1859 की बात की गई है कि इट वाज फॉर्मुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट. पहला क्या लिखा हुआ है कि जो लिमिटेशन लॉ ऑफ 1859 है उसके वाया ये कहा गया कि जो लोन बॉन्ड्स हैं उनकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होगी. दूसरे में क्या लिखा है कि ये जो लोन बॉन्ड्स हैं जो बेसिकली मनी लैंडर एंड रैयत या पेजेंट्स के बीच में साइन की जाती है, इनकी वैलिडिटी जो है वो केवल 3 साल के लिए होगी, 3 इयर्स के लिए. नेक्स्ट में क्या लिखा है कि ये जो आपकी लोन बॉन्ड्स हैं दे कुड नॉट बी, आई मेक इट करेक्ट, दे कुड नॉट बी एक्सिक्यूटेड बाय द मनी लेंडर्स. कि लोन है ना, जो लोन बॉन्ड्स हैं उनको मनी लेंडर्स एनफोर्स नहीं कर सकते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है. नेक्स्ट में क्या लिखा है कि जो लोन बॉन्ड्स हैं उनकी वैलिडिटी जो है वो 10 साल की होगी या 10 इयर्स की. आप आंसर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में. चलिए इसको डिस्कस करते हैं. डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से लिया गया है. तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि एक तरफ थे मनी लेंडर्स, है ना, और दूसरी तरफ थे रैयत या पेजेंट. अब अक्सर आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे जो किसान है उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी. तो रैयत जो है ये मनी लेंडर से लोन लिया करता था, है ना. अब इस लोन पे वो इंटरेस्ट पे करता था अलॉन्ग विद प्रिंसिपल. अब क्या होता था, ये जो मनी लैंडर्स हैं ये चालाक थे. दे यूज्ड टू बेसिकली टेक एडवांटेज ऑफ द लूप होल्स इन द लॉ. ठीक है. या फिर क्या करते थे, जो अकाउंट बुक्स हैं उनको मैनिपुलेट करते थे, और अकाउंट बुक्स को मैनिपुलेट करके दे बेसिकली used to keep the रैयत in perpetual indebtedness. perpetual indebtedness. तो इसीलिए लिमिटेशन लॉ ऑफ 1859 लाया गया और उसके वाया कहा गया कि मनी लैंडर और रैयत के बीच में जो अग्रीमेंट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू लोन रीपेमेंट और इसके रिस्पेक्ट में जो बॉन्ड साइन की जा रही है, इस बॉन्ड की जो वैलिडिटी है वो केवल 3 इयर्स के लिए होगी. ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगर हम ऐसा कर देते हैं कि जो लोन बॉन्ड्स हैं उनकी वैलिडिटी केवल 3 साल के लिए होगी तो मनी लैंडर्स, रैयत्स या पेजेंट्स को परपीचुअली इंडेटनेस में नहीं रख पाएंगे. लेकिन आप देखोगे मनी लैंडर बहुत चंड थे. एक बॉन्ड की एक्सपायरी होती उससे पहले वो नई बॉन्ड इश्यू कर देते थे विद द न्यू प्रिंसिपल अमाउंट. और ये जो डेक्कन कमीशन है ना, विच वॉज बेसिकली एस्टेब्लिश्ड पोस्ट द डेक्कन राइट्स ऑफ 1865, उसने भी रिकॉग्नाइज की थी. तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपका स्कोर एंड आपको ये क्लास कैसी लगी. बाकी रैपिड रिविजन प्रोग्राम 24 मार्च से शुरू हो रहा है. जितना जल्दी हो सकता है आप इसे ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको जरूरत लगती है, जहां पे सभी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम टाइम बाउंड मैनर में कवर करेंगे एग्जाम की रेलिवेंसी को देखते हुए. बाकी फर्दर डिटेल्स के लिए sleepy.classes@gmail.com पर लिखकर या टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं. आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी जो भी क्वेरीज हैं उनको मेंशन कर सकते हैं. वी विल गेट बैक टू यू. थैंक यू सो मच.